नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सरकार की ओर से बुलाया गया संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सदन के पहले दिन की कार्यवाही पुराने संसद भवन में ही चलेगी। उसके बाद दूसरे दिन से संसद लोकतंत्र के नए मंदिर में प्रवेश कर जाएगी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस विशेष सत्र के दौरान कई अहम बिल पेश करने जा रही है, जिसमें डाकघर विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों से जुड़े बिल मुख्य तौर पर इसमें शामिल हैं। बता दें कि मौजूदा लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 सितंबर के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां परखने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी आएंगे। मुख्यमंत्री सभी कार्यक्रमों की व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ और काल भैरव का भी दर्शन पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से करसड़ा स्थित अटल आवासीय विद्यालय के पास बने हेलीपैड पर भी उतरेंगे। स्कूल का निरीक्षण कर निर्माण और विद्यार्थियों की सुविधा के साथ में व्यवस्था भी देखेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री गंजारी स्थित जनसभा स्थल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण के बाद सीएम सर्किट हाउस में बैठक कर विकास कार्यों और इसी के साथ में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वाराणसी और उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जाकर जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार कैसी व्यवस्था और कौन कौन से ऐसे अहम कार्यक्रम। जी बिल्कुल, आपको बता दें सीएम 4:30 बजे आज बनारस पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे 4:30 बजे। उसके बाद अटल आवासीय परिसर का निरीक्षण करेंगे और बच्चों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 23 सितंबर को, उसको लेकर जो स्थल है उसका निरीक्षण करेंगे, वहां पर रैली स्थल है उसका निरीक्षण करेंगे और स्कूल का निरीक्षण करेंगे और जो वहाँ के विद्यार्थी की क्या सुविधाएं हैं उसको लेकर देखेंगे, क्या सुविधाएं क्या व्यवस्था है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास स्थल गंजारी का निरीक्षण करेंगे और स्थलीय निरीक्षण के बाद जो सीएम है वो काल भैरव का दर्शन करने जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्किट हाउस में पहुंचकर वो कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। देखिए सीएम जब भी बनारस जाते हैं तो दर्शन जरूर करते हैं और उसके बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अभी आपको बता दें कई ऐसे अधिकारी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, चाहे प्रतापगढ़ के डीएम हो, तो कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से आज निरीक्षण में किस तरीके से सीएम जो कानून व्यवस्था उसको लेकर क्या सवाल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम पूरी तरीके से इसमें सख्त दिख रहे हैं। कल की कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों में पूरी तरीके से हड़कंप मचा और यहाँ भी अधिकारी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हैं और ये दौरा 1 दिवसीय दौरा है। बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी हैं। वहीं इसी क्रम में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि और खुद बारीकी से मुख्यमंत्री हर एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान अगर देखा जाए तो कितना अहम ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये महत्वपूर्ण दौरा। देखिए सीएम जब भी पीएम को वाराणसी आना होता है या उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पर जाना होता है तो सीएम खुद पहले पहुंचते हैं और वो पूरी तरीके से खुद स्थलीय निरीक्षण करते हैं और एक एक रिपोर्ट दिखते हैं किस तरीके से क्या व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था की वो खुद समीक्षा करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश भी देते हैं। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, राजनीतिक रूप से आपको बता रहे कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा दौरा है ये यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और कई सौगातें भी देगा। और सबसे महत्वपूर्ण अटल आवासीय योजना जो हमेशा पीएम की और सीएम की दोनों की एक अच्छी योजना मानी जाती है, जो एक अच्छी योजना मानी जाती है, जो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर रह गए उनको लेकर एक विशेष रूप से स्कूल बनाया गया। काफी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही चुनावी मैदान में है और इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी भी आज से चुनावी अखाड़े में कूदने वाली है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज मध्य प्रदेश के रीवा में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रीवा आ रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल रीवा से प्रदेश की जनता को 10 गारंटी देंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर है। लगभग हर महीने केजरीवाल मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आज भी प्रदेश के रीवा में आम आदमी पार्टी की महा रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसी को आज संबोधित भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पीवीसी पॉइंट इस दौरान साथ ही बता दें कि पीवीसी पाइप यूनिट का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी और छियान में उद्यमियों को यूनिट लगाने को पत्र वितरित भी करेंगे सीएम। साथ ही औद्योगिक भूमि के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। इसी के साथ जानकारी दे दें कि पीवीसी पाइप यूनिट का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी और इसी के साथ 96 उद्यमियों को यूनिट लगाने को पत्र वितरित भी करेंगे। औद्योगिक भूमि के प्रमाण पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बीते सप्ताह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के रामपुर स्थित आवास सहित कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। यह कार्रवाई 3 दिन तक चल रही और यह छापेमारी आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी थी। आईटी की टीम उनके घर से मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि वो इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और ऐसे में जब आजम खान से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज के दिन वो इस देश को शांति से चलाएंगे और प्यार मोहब्बत कायम करेंगे, नफरत खत्म करेंगे, सपा रहे ना रहे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में अगर जिस तरीके से फेरबदल होता रहता है, चाहे कभी बीजेपी की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, इसी तरीके से सत्ता रहे या ना रहे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और हर एक जनता का अपना एक रुख होता है कि वो कौन सी पार्टी को चुनती है। इसी के साथ उन्होंने अपने नाम को जिंदा रखने के लिए वो करेंगे जो उनसे पहले किसी ने ना किया हो, क्योंकि वो इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर गुजरात में उफान पर है कडाना डैम और दर्जनों जो गांव हैं वहां पर बाढ़ का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। पानी के बढ़ते जलस्तर की वजह से डैम के 14 जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। डैम में उफान के बाद खोले गए हैं गेट और साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि डैम में उफान के बाद खोले गए हैं गेट और साथ ही अलर्ट भी इस दौरान जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि गुजरात में उफान पर है कडाना डैम और इस डैम की वजह से बाढ़ का खतरा जो है वो दर्जनों गांवों पर मंडराने लगा है। इसी के साथ जानकारी दें, पानी के बढ़ते जलस्तर की वजह से डैम के जो 14 गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही बता दें कि गुजरात में उफान पर है कडाना डैम। तो दर्जनों गांवों पर बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। पानी के बढ़ते जल स्तर की वजह से डैम के 14 जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। डैम में उफान के बाद खोले गए हैं गेट और उसी की वजह से अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे गुजरात से, जहां पर गुजरात में उफान पर है कडाना डैम और साथ ही बता दें कि दर्जनों गांवों पर इस समय बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा। इसी को लेकर शासन प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद भी नजर आ रहा है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। डैम में उफान के बाद खोले गए हैं जो गेट, उसी को लेकर अब प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर शिवसेना को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें से एक याचिका शिंदे गुट को पार्टी के नाम और सिंबल का इस्तेमाल करने से जुड़ी है, वहीं दूसरी एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग से जुड़ी पुनर्विचार याचिका है, जिसे उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने दाखिल किया था। बता दें कि इसी साल एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत की थी और इसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया था और बाद में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। साथ ही शिंदे गुट को भी शिवसेना का नाम और चिन्ह को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। उधर उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसी पर आज सुनवाई होनी है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर देश भर में आज हरतालिका तीज का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर सुहागन महिलाओं ने मां गंगा में आज आस्था की डुबकी लगाई और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना की है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो ये नजारा है कि किस तरीके से प्रयागराज के गंगा घाट का है, जहां पर महिलाएं विधि विधान से पूजा पाठ करती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि सनातन धर्म के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं रखती हैं। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार युवतियां संस्कारवान और साथ ही इस दौरान योग्य वर पाने के लिए ये उपवास रखती हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए अब सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि सेना ने अब गडोले जंगल के इलाकों में छिपे आतंकियों का सफाया करने के लिए अपना जाल बिछा दिया है। आतंकवादियों को मोर्टार गोलों से भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अब अनंतनाग में चल रहे इस अभियान में 6 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को सेना के बड़े ही ऑपरेशन में शामिल इसको माना जा रहा है। वहीं बता दें कि 120 घंटे से ज्यादा समय से लगातार चल रहे इस अभियान में सेना ने हेरोन मार्क 2 ड्रोन भी मैदान में उतारा है और इसी ड्रोन से एक आतंकी को भी ढेर कर दिया है। दरअसल ये ड्रोन सर्विलांस के साथ हमला भी करता है और कह सकते हैं कि ये ड्रोन आतंकियों को ढूंढ कर ढेर करने में भी सक्षम है। इसे 15 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया की बाढ़ में मारे गए लोगों के आंकड़ों में पहले के मुकाबले बदलाव किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लीबिया के डेर्ना शहर में आई बाढ़ में अगर बात की जाए तो 3,958 लोगों की जान गई है। बता दें कि पहले संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन और साथ ही अफेयर्स में भी इस दौरान मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 11,300 बताया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने ताजा आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से ये बताया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9,000 लोग अभी भी लापता हैं। तो लीबिया में जिस तरीके से डैम के टूटने के बाद में वहां पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला था। मौतों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो उस समय पर जो मौतों का आंकड़ा था वो 40,000 के पार बताया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद ये जो आंकड़े हैं वो सामने निकल कर आए हैं, जिसमें आपको बता दें कि करीब 39,000 के आसपास के ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर एनआईए ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में छापा मारकर इस्लामी कट्टरपंथी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। वहीं जांच एजेंसी को पता चला था कि भोले भोले जो युवाओं को इस दौरान कट्टरपंथी बनाने के लिए गुप्त रूप से कई लोगों का एक समूह काम कर रहा है। इसके लिए अलग अलग शहरों में क्षेत्रीय अध्ययन और साथ ही केंद्र खोल दिए गए हैं। वहां पर अरबी भाषा की कक्षाओं की आड़ में युवाओं को आतंकवाद के लिए तैयार किया जाता था। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। दक्षिण भारत के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी में आतंकवाद की पाठशाला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
कार्रवाई के तहत एनआईए ने तमिलनाडु और तेलंगाना में लगभग 30 संदिग्ध आईएसआईएस सेंटर्स पर छापेमारी की है। बीते साल कोयंबटूर में एक प्राचीन मंदिर में धमाका हुआ था। यह धमाका कार में मौजूद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हुआ था, जिसे मृतक आरोपी जेम्सा मुबीन हैंडल कर रही थी। मुबीन और उसके सहयोगियों ने आतंकी हमले के जरिए इस्लाम को नहीं मानने वालों से बदला लेने की शपथ ली थी। जांच एजेंसियों को इस मामले में आईएसआईएस मॉड्यूल के सबूत मिले थे, जिसके बाद एनआईए इससे जुड़े लोगों की अचल संपत्ति पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। छापों के दौरान जो आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, उससे मालूम पड़ता है कि आईएसआईएस भारत में भोले भाले युवाओं को गुमराह कर उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है। युवाओं की भर्ती के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न शहरों में स्टडी सेंटर खोले गए हैं। वहां पर अरबी सिखाने की आड़ में युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए तैयार किया जाता था। युवाओं को खिलाफत विचारधारा का प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित और तैयार किया जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक बाद में संस्थाओं से निकले युवा आतंक के रास्ते पर चलकर देश की अखंडता और एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। छापेमारी में भारतीय और विदेशी मुद्रा के साथ साथ कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। छापेमारी में मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क बरामद किया गया है। जांच एजेंसियां इसमें मौजूद डाटा की जांच कर रही हैं। तलाशी के दौरान भारतीय मुद्रा में 60 लाख रुपए और 18,200 अमेरिकी डॉलर के साथ स्थानीय और अरबी भाषा में कई आपत्तिजनक किताबें भी बरामद की गई हैं। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कट्टरपंथी विचारधारा और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही टेलीग्राम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से भी कट्टरपंथ को आगे बढ़ाया जा रहा था। इस्लामी कट्टरपंथी लंबे समय से भारत में इस्लाम का राज स्थापित करने के सपने देख रहे हैं। उनके इस सपने को देश में जारी वोट बैंक की सियासत, पोषक तत्व और खाद मिलती है। इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा से लड़ने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने के साथ साथ राजनीतिक दलों को वोट बैंक से पहले राष्ट्र हित सोचने की परंपरा विकसित करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। उधर दिल्ली में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक और मील का पत्थर तैयार हो गया है। राजधानी के द्वारिका में प्रगति मैदान में हाल ही में तैयार भारत मंडपम से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। भारत मंडपम की शान पूरी दुनिया देख चुकी है। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक और तोहफा दिया है, जिसे देखकर हर कोई गदगद हो जाएगा। दुनिया यूं ही भारत का यशोगान नहीं कर रही। अब भारत आधुनिक दुनिया में निर्माण के नए नए इमारत गढ़ रहा है और यशोभूमि इसका ही एक उदाहरण है। दिल्ली के द्वारका में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो सेंटर को यशोभूमि IICC नाम दिया गया है। इसके पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर कर दिया है। इस कन्वेंशन सेंटर G20 की मेजबानी करने वाले भारत मंडपम से बड़ा होगा। इसे भारत की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके खासियत के बारे में हम आपको बताते हैं। यशोभूमि में क्या है खास? दुनिया के बड़े MICE में से एक, कई प्रदर्शनी हॉल, अन्य सुविधा उपलब्ध, 8.9 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला है। कन्वेंशन सेंटर का एरिया
73,000 वर्ग मीटर, मेन ऑडिटोरियम के अलावा 14 कन्वेंशन रूम, 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता, देश का सबसे बड़ा एलईडी डिस्प्ले, प्लेनरी हॉल में 6,000 लोग बैठ पाएंगे, 8 मंजिल का है कन्वेंशन सेंटर, सबसे